एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं BA थर्ड सेमेस्टर के फिजिकल एजुकेशन की यूनिट फर्स्ट, जिसमें आज हम इसके पहले टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को कवर करने वाले हैं। इस यूनिट में आपके टोटल 2 टॉपिक्स जो है दिए गए हैं। एक में है मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, और दूसरा टॉपिक जो है वो सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम को हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है प्रोवाइड करना है। तो इस वीडियो में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी देखिए, एनाटॉमी इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ये किससे ड्राइव हुआ है, कहाँ से ड्राइव इन हुआ है? ये ग्रीक वर्ड से। एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है, और एनाटॉमी को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक है एना और दूसरा होता है टॉमी। एना मतलब होता है अपार्ट, और टॉमी मतलब होता है टू कट। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? टू कट अपार्ट। तो एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज अ स्टडी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स और लिविंग बीइंग। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी एक स्टडी है जो कि बॉडी के शेप एंड स्ट्रक्चर को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन बीइंग की बॉडी के शेप एंड स्ट्रक्चर को जो है स्टडी करती है, उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। ऐसी स्टडी जो कि किसी भी ह्यूमन या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के शेप एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करती है, उसे हम कहते हैं एनाटॉमी। So, detailed knowledge of the structure of various system of human body is provided in human anatomy। और जब हम इसे ह्यूमन से कनेक्ट कर देते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन एनाटॉमी। और इसमें क्या होता है? डिटेल नॉलेज जो है हमें प्रोवाइड की जाती है किसके बारे में? वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमें किसके बारे में डिटेल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है? वेरियस जो स्ट्रक्चर होते हैं ह्यूमन बॉडी के, और जो उसके सिस्टम्स होते हैं, उसके बारे में जो है हमें नॉलेज इसमें प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे क्या क्या होता है। जैसे कि हमारी बॉडी का शेप, साइज, वेट, स्ट्रक्चर क्या है, और लोकेशंस क्या है, किस चीज़ की? हमारे ऑर्गन्स की। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो मेजरली जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं उनकी, जैसे कि लंग्स, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड स्किन। इन सब चीज़ों के बारे में जो है ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर पढ़ा जाता है। मेजरली मैं आपको बताऊं, ह्यूमन एनाटॉमी की जो डेफिनेशन है वो है कि हम उसमें शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। और हमने इसके आगे जो है डेफिनेशन भी दे रखी है कि एनाटॉमी कैन बी डिफाइंड एज साइंस डीलिंग विद ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग स्ट्रक्चर। क्या है? एनाटॉमी को हम डिफाइन कर सकते हैं एक इस तरीके की साइंस से जो कि ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर और उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको जो है डिफाइन करती है या उसके साथ डील करती है, उसे हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। अब मैं ज़रा इस पेन का कलर चेंज कर ले रही हूँ क्योंकि रेड कलर भी आ रहा है, इसलिए। हाँ, ये कलर सही है। चलिए, अब हम क्या पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी के बारे में, कि फिजियोलॉजी क्या होती है और इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या अंतर होता है, या क्या इनमें जो है कॉमन बात होती है। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिजियोलॉजी क्या है? जो ह्यूमन बॉडी के सारे ही सिस्टम्स होते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और भी जितने सिस्टम्स होते हैं उन सभी की जो स्टडी होती है उसे हम फिजियोलॉजी के अंदर जो है कवर करते हैं। और उनके किसके बारे में? उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप्स के बारे में। जैसे कि एक जो हमारा ऑर्गन होता है वो दूसरे ऑर्गन से इंटरकनेक्टेड होता है, तो उन्हीं के रिलेशनशिप्स को जानना फिजियोलॉजी के अंदर भी आता है। और जैसे कि हमने एनाटॉमी के अंदर भी देखा कि इसमें भी हम जो है बॉडी के जो स्ट्रक्चर और जो बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर और उनके बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको कवर करा जाता है, समझा जाता है कि वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं। इट स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी एंड ऑल इट्स पार्ट फंक्शन। देखिए, इसका मेजर क्या होता है काम? ये क्या करती है कि हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शनिंग के बारे में जो है बताना या उसके बारे में जानना, इसका काम होता है। किसका? फिजियोलॉजी का। एनाटॉमी का क्या काम होता है? स्ट्रक्चर को जानना और शेप को जानना, और फिजियोलॉजी का होता है काम उनके फंक्शन को जानना। तो
तो ये चीज़ें अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो आप आंसर राइटिंग में इन्हें बहुत आसानी से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसमें लेंगे फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी वी गेट टू लर्न दिस। और हमें जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके फंक्शन के बारे में कैसे पता चलता है? ह्यूमन फिजियोलॉजी की मदद से ही जो है हमें इसके फंक्शन के बारे में पता चलता है। स्ट्रक्चर के बारे में हमें किससे पता चला? एटोनॉमी के ज़रिए, और फिजियोलॉजी के ज़रिए हमें जो इसका फंक्शन है कि क्या जो फंक्शन है जो हार्ट हमारा जो है परफॉर्म करता है, कैसे वो ब्लड को प्योरीफाई करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चला? ह्यूमन फिजियोलॉजी की मदद से। और सिर्फ ह्यूमन हार्ट ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिनके बारे में हमें इससे पता चलता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। और इन सभी चीज़ों को जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जो है कवर किया जाता है और पढ़ा जाता है। अगर हम फिजियोलॉजी को डिफाइन करते हैं सीधे सीधे तो इसमें क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी फंक्शन। इसमें क्या होता है? ये कैसी साइंस है जो कि ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस से डील करती है। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर अब हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। एनाटॉमी के अंदर है कि इट प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी। और फिजियोलॉजी एट द सेम टाइम क्या प्रोवाइड करती है? हमें नॉलेज अबाउट द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। फिजियोलॉजी हमें जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन के बारे में जो है नॉलेज प्रोवाइड करती है। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जो ये चीज़ें बताई गई हैं इन डिफरेंसेस को बिल्कुल अच्छे से समझ लें तो आपके लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। क्योंकि आपको बस इतनी चीज़ याद रखनी है कि एनाटॉमी में क्या होता है, हमें स्ट्रक्चर और शेप के बारे में बताया जाता है किसी भी ऑर्गन के। किसके? ह्यूमन ऑर्गन के। क्योंकि इधर पर हम जो फिजिकल एजुकेशन की फील्ड के अंदर हम ह्यूमन एटोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना है? ह्यूमन के जो ऑर्गन्स हैं उनके ही स्ट्रक्चर एंड जो सिस्टम है उसके बारे में जानना है। और फिजियोलॉजी के अंदर हमें क्या जानना होता है? हमें उनके फंक्शंस के बारे में जानना होता है। किसके? ह्यूमन ऑर्गन्स के। तो इनके बीच का डिफरेंस यही है कि एनाटॉमी में हमें क्या पढ़ना होता है? अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द शेप ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। एंड फिजियोलॉजी में हमें पढ़ना होता है अबाउट द वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑर्गन इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी। यूजफुल इन प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट इंजरी। क्या होता है? ये दोनों ही जो चीज़ें होती हैं ये किस में यूजफुल होती हैं? स्पोर्ट इंजरीज को प्रिवेंट करने में। कैसे? देखिए, एनाटॉमी के अंदर जब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गन के तो हम ये पता लगा सकते हैं कि किस तरीके की इंजरी है और क्या इसमें जो है इश्यूज जो हैं क्रिएट होने वाले हैं किसी भी प्लेयर को अगर उसको वो इंजरी हो रही है। और फिजियोलॉजी के अंदर हमें कैसे क्या पता चलता है कि हम उस इंजरी का कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। मतलब क्या चीज़ें जो हैं हमें यूज़ करनी होंगी या क्या ऐसे एड्स हमें यूज़ करनी होंगी जिसके कारण हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं उस इंजरी को। तो ये इनके बीच का डिफरेंस है। बट इसमें क्या है, ये दोनों ही जो हैं स्पोर्ट इंजरी के प्रिवेंशन के लिए यूज़फुल होती हैं। और इसकी नॉलेज होना एक स्पोर्ट पर्सन के लिए या किसी कोच के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि प्लेयर जब फील्ड में उतरे और अगर कोई इंजरी उसे लग जाती है तो उसका तुरंत ही जो है सबसे पहले जो प्राथमिक उपचार जिसे हम कहते हैं फर्स्ट एड वो किया जा सके, ताकि वो जो इंजरी है वो उसे ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए और उसकी जो और जो उसका करियर है उसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। सो नेक्स्ट है यूज्ड इन द सिलेक्शन ऑफ द स्पोर्ट्स। ये किस लिए इस्तेमाल होती है? किसी भी जैसे जो प्लेयर होता है वो स्पोर्ट का सिलेक्शन करता है, वो अपनी जो क्षमता है उसके मुताबिक जो है स्पोर्ट का सिलेक्शन करता है। कोई भी प्लेयर हो, अगर आपको भी फील्ड में खड़ा कर दिया जाए, आपसे कहे कि आपको कोई गेम खेलना है, तो आपको जो गेम सबसे ज़्यादा पसंद होगा, आप जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, आप उसी गेम को चूज़ करेंगे। कॉमन सी बात है। लेकिन उस गेम को चूज़ करने के पीछे कुछ चीज़ें जो हैं आपकी जो फिज़िकल बॉडी से भी रिलेटेड होती हैं। जैसे अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है, आप अच्छा ज़ोर से भाग लेते हैं, आपको मतलब आप काफ़ी तेज़ रनिंग कर सकते हैं, तो आप चाहेंगे कि आप जो है रिले रेस में पार्ट लें।
और अगर आप जैसे कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं और आप बल्क की चीज़ें उठा सकते हैं या फिर आपको बल्क वाले गेम्स वगैरह पसंद है, तो आप रेसलिंग या फिर कबड्डी टाइप के जो स्पोर्ट्स हैं उनको प्रेफर करेंगे। तो इसीलिए जो है स्पोर्ट्स सिलेक्शन में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है आपको बेटर नॉलेज प्रोवाइड करती है कि आपको किस तरीके के स्पोर्ट्स को जो है चूज़ करना चाहिए। क्या होता है कि एनाटॉमी में हमें शेप एंड साइज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, तो बॉडी के शेप एंड साइज के बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है और इंटरनल ऑर्गन्स के भी। और एट द सेम टाइम फिजियोलॉजी में जो हमें नॉलेज प्रोवाइड की जाती है वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के ऊपर होती है कि हमारी कितनी कैपेसिटी है। अगर एक रनर किसी रिले में पार्ट ले रहा है तो उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो कितनी दूर तक जो है दौड़ लगा सकता है, या उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो कितनी रनिंग जो है लगातार कर सकता है। या फिर अगर हम किसी और स्पोर्ट्स या स्विमिंग या फिर किसी और भी रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स के बारे में भी बात करें तो हर एक में हर इंसान की कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटीज़ एंड शेप एंड साइज ज़रूर मैटर करता है। और इवन स्पोर्ट्स के अंदर भी आपने देखा होगा, अगर हम रेसलिंग का एग्जाम्पल लें तो आपने देखा होगा कि एक वेट का जो सिमिलर वेट के रेसलर का जो कंपटीशन होता है वो सिमिलर वेट के रेसलर से ही होता है। तो ये चीज़ें जो हैं मायने रखती हैं, क्योंकि अगर हम किसी हैवी वेट के इंसान के साथ एक लेस वेट के इंसान का जो है कंपटीशन रख देंगे तो ये एक फेयर कंपटीशन नहीं होगा। इसीलिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस चीज़ को जानने में भी कि हमारे लिए किस स्पोर्ट्स को चुनना सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट होगा, और दूसरी इसमें कि हमें जो है इक्वल लेवल का जो कंपटीशन है वो प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए भी हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट्स जो हैं पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। स्पोर्ट इंजरीज लाइक स्ट्रेन, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स एक्सेट्रा टाइप ऑफ इंजरी कुड बी प्रिवेंटेड बाय द नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और स्पोर्ट इंजरीज को भी जो है प्रिवेंट किया जा सकता है बाय द नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्योंकि स्पोर्ट इंजरीज जब आपको लगेंगी, ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपको स्पोर्ट इंजरी, जैसे किसी भी स्पोर्ट पर्सन को गेम के दौरान स्पोर्ट इंजरी का मतलब होता है कि खेल के दौरान जो है इंजरी जो आपको चोट लग जाती है उसको स्पोर्ट्स इंजरी कहा जाता है। जैसे कि आपका जो पैर है उसमें मोच आ गई या डिसलोकेशन हो गया, आपके जो मसल्स हैं या आपके जॉइंट्स हैं जो उनकी डिसलोकेशन जो है वो हो गई, तो उसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है कि हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, और इसकी जो प्रोसेस होती है उसको ईजियर बना देती है। क्योंकि अगर फर्स्ट एड के टाइम पर ही आपको पता है कि कैसे इन चीज़ों को जो है क्योर किया जा सकता है, तो उतनी ज़्यादा जो है ये स्पोर्ट पर्सन को इंजरी जो है परेशान नहीं करती है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट एड के टाइम पर ही उसको सही तरीके की जो एड प्रोवाइड करें तो हॉस्पिटल पहुंचने तक उसके जो फ्रैक्चर या उसका स्ट्रेन या डिसलोकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। मतलब जो पेन है वो भी इंक्रीज होना कम हो जाएगा, और जो प्रॉब्लम है अगर वो बढ़ रही है तो वो बढ़ना भी जो है एक थोड़ा सा समय के लिए जो है वो रुक जाती है। इसीलिए स्पोर्ट इंजरीज में जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये क्या करती है, सर्व इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन। ये रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस में भी जो है बहुत बड़ा योगदान देती है। रिहेबिलिटेशन मतलब होता है रिकवरी। जब कोई स्पोर्ट पर्सन इंजर हो जाता है उसके बाद उसकी जो रिकवरी है उसमें भी जो है इनका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ होता है। रिहेबिलिटेशन क्या है, प्रोसेस मीन्स रिकवर द प्लेयर परफॉर्मेंस सेम एज बिफोर इंजरी। जैसे कि वो नॉर्मल जो प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है उसको रिकवर करना, उसकी जो रिकवरी है मतलब जो उसकी जो इंजरी है उससे उसको रिकवर करना ही रिहेबिलिटेशन कहलाता है। नॉलेज अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज एसेंशियल फॉर रिहेबिलिटेशन। और इसके जो रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस है इसको अडॉप्ट करने के लिए या इसको पाने के लिए या रिकवरी के लिए कह लीजिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो नॉलेज है ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती है। जैसे कि किन चीज़ों के बारे में पता होना, बोन्स, जॉइंट एंड लिगामेंट्स के बारे में जो है पता होना। इससे क्या होगा, अगर किसी को जो है स्ट्रेन हो जाता है या उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसकी जो, जैसे कि अगर किसी स्पोर्ट पर्सन का पैर गेम के दौरान फ्रैक्चर हो गया और लोगों को लगा कि वो एक स्ट्रेन है, मतलब कि मोच आई हुई है,
और वो उसके पैर को अगर कोशिश करते हैं कि मोच में जिस तरीके से पैर को खींच वगैरह करके सही किया जाता है, अगर वो उस तरीके से कोशिश करते हैं तो उसके फ्रैक्चर जो हुआ है वो और ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है उसके लिए। तो इन चीज़ों की नॉलेज होगी तो जो प्लेयर है जो कि इंजर हुआ है उसके लिए वो चीज़ें इतनी हार्मफुल नहीं होंगी। इसीलिए हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस में एंड इवन इंजरीज का पता लगाने में। फिर यूज इन स्पोर्ट्स सिलेक्शन, किस लिए काम आती हैं हमारे ये और स्पोर्ट्स के सिलेक्शन में, कि किस तरीके का शेप एंड साइज एनाटॉमी। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का डिफरेंस, तो एनाटॉमी हमें क्या बताती है, शेप एंड साइज के बारे में बताती है, और फिजियोलॉजी हमें कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी के बारे में बताती है। शेप एंड साइज जो है एनाटॉमी के अंदर आता है और फिजियोलॉजी के अंदर हमारी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज आती हैं। यह स्ट्रक्चर को भी आप मतलब सिस्टम को भी आप जो है कह सकते हैं। अगर हम ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो हम एनाटॉमी में उसके शेप एंड साइज की बात करते हैं और फिजियोलॉजी में हम उसकी फंक्शन के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल एक स्पोर्ट पर्सन की बात कर रहे हैं तो मतलब एक ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो उसमें एनाटॉमी का जो मतलब है वो शेप एंड साइज से है और फिजियोलॉजी का मतलब जो है वो कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी से है, जो कि एक ह्यूमन की होती है या फिर एक प्लेयर की होती है। सो फिजियोलॉजी हमें क्या बताती है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमें बताती हैं अबाउट द वेट, हाइट, हेल्थ ऑफ अ प्लेयर। जो उसकी वेट है, जो उसकी हाइट है और जो उसकी हेल्थ है, उसके बारे में हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की मदद से जो है काफ़ी आसानी से पता चलता है, जो कि बहुत सारी चीज़ों में मदद करती है। और बेसिकली किस में मदद करती है, एक स्पोर्ट पर्सन के स्पोर्ट्स सिलेक्शन में। क्योंकि अगर जैसे कोई खिलाड़ी जो है वो शतरंज में बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, तो क्या उसका वेट ज़्यादा होना चाहिए या हाइट उसकी ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, या हेल्थ उसकी कम या ज़्यादा होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो उसका स्पोर्ट्स है उसमें उसे क्या करना है, उसमें उसको उसके माइंड का यूज़ जो है वो ज़्यादा है, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ना कि उसकी वेट, ना उसकी उसकी हाइट, ना कि उसकी कैपेबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ पर ये चीज़ें बेस्ड हैं, ना ही शेप एंड साइज़ पर। तो इसीलिए स्पोर्ट्स के सिलेक्शन के दौरान जो है ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि किस स्पोर्ट पर्सन को कैसा स्पोर्ट जो है वो चूज़ करना है और क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। इन चीज़ों में भी जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा मदद प्रोवाइड करती हैं एक स्पोर्ट पर्सन को। इवन हम कह सकते हैं कि ये हमें स्पोर्ट एक्सीलेंस में भी जो है मदद प्रोवाइड करती है। स्पोर्ट एक्सीलेंस का मतलब मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि स्पोर्ट एक्सीलेंस मतलब है कि किसी स्पोर्ट पर्सन का, जैसे अगर कोई रेसलर है, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई रेसलर है, उसकी कोई कैपेबिलिटीज़ हैं कि उसका शेप एंड साइज सही है, बट उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो इतनी देर तक जो है, जितना टाइम पीरियड के लिए जो फाइट जो होती है उसमें वो उतना ज़्यादा अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमें ये बताती हैं कि आप अपनी कैपेसिटीज़ को भी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें वेरियस फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के बारे में बताती है हमारी बॉडी के। अगर हम मस्कुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं लाइक रनिंग एंड अदर एक्सरसाइजेस, जिनसे हम अपनी बॉडी के जो फिज़िकल फिटनेस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए भी जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो नॉलेज है वो होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप जो है अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर सकें, अपनी कैपेसिटी को भी जो है बढ़ा सकें। शेप एंड साइज, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी को एक स्पोर्ट पर्सन बढ़ा या घटा सकता है। अगर हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर आप शुरुआती तौर पे बात कर रहे हैं, तो ये वेट, हाइट एंड हेल्थ मायने रखती हैं। लेकिन अगर आप स्पोर्ट को सिलेक्टेड है आपका स्पोर्ट्स, जैसे आपको पता है कि अगर आपको रेसलिंग में ही जो है आपको जाना है तो आप रेसलिंग में ही जाएंगे, बट उसमें एक्सीलेंस पाने के लिए भी आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो है नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आप में कहाँ कमी है और आपको कहाँ पर आपको अपने और ज़्यादा जो है मेहनत करने की ज़रूरत है। सो अंडरस्टैंडिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिफरेंस अमॉन्ग मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, हमें ये भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की मदद से जो है पता चलता है। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। ये हम सभी जानते हैं कि मेल और फीमेल जो प्लेयर होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंस होता है। इवन
प्लेयर्स नहीं, कॉमन ह्यूमंस में भी जो है आपको पता ही है कि एक मेल एंड फीमेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। जैसे कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं मेल और फीमेल में वो डिफरेंट होते हैं। देखिए एनाटॉमी में हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी या स्टोमक कह लीजिए, ये सभी जो है मेल और फीमेल में सिमिलर होते हैं। लेकिन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं वो मेल और फीमेल में कुछ प्रकार की जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन एंड शेप ऑफ शोल्डर्स। ये जो चीज़ें होती हैं, ये कुछ चीज़ें जो है मैन और वुमेन में जो है डिफरेंस क्रिएट करते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो इसे हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर रखते हैं। क्योंकि एनाटॉमी में अगर हम देखें तो एनाटॉमी में तो हमें शेप एंड साइज के बारे में बताना होता है ऑर्गन्स के, और वो तो देखिए मेल हो या फीमेल हो वो सिमिलर ही होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन एंड शेप ऑफ शोल्डर्स। नेक्स्ट है हेल्प इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू द स्पोर्ट पर्सन। और ये जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो नॉलेज होती है ये हमें फर्स्ट एड प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है किसी भी स्पोर्ट पर्सन को। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि जब किसी स्पोर्ट पर्सन इंजर हो जाता है गेम के दौरान, तो सबसे पहले क्या होता है कि उसे प्राथमिक चिकित्सा, जिसे हम फर्स्ट एड कहते हैं, वही प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि हम तुरंत उसे डॉक्टर के पास तो नहीं ले जा सकते ना, सबसे पहले फर्स्ट एड ही प्रोवाइड की जाती है। और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नॉलेज होने के कारण जो है हम फ्रेम ब्रेस जो है प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंजरी को, मतलब उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है एक फ्रेम बेस प्रोवाइड हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था फ्रैक्चर का, कि अगर हमें लगेगा कि वो एक स्ट्रेन है तो आप जो है पैर को हिलाने डुलाने की कोशिश करेंगे या उसको खींचने की कोशिश करेंगे कि जो स्ट्रेन है वो सही हो जाए। बट अगर वो फ्रैक्चर है तो अगर आप उसमें पैर को हिलाएंगे डुलाएंगे या फिर उसको खींचेंगे तो वो और ज़्यादा सीवियर हो सकता है किसी भी प्लेयर के लिए या किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के लिए भी। क्योंकि अगर उसके फ्रैक्चर में थोड़ी सी भी उसकी जो बोन है अगर वो बार बार अगर आपके खींचने से या आपके पैर को पकड़ने से वो डिसलोकेट हो गई तो जो इंजरी है वो और ज़्यादा सीवियर हो जाएगी और जो ट्रीटमेंट है वो और ज़्यादा लॉन्ग टाइम लेगा, जो कि स्पोर्ट पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इवन उसके फ्यूचर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इसीलिए जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है ये हमें एक फ्रेम बेस प्रोवाइड करती है किसी भी इंजरी के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि हमें ये पहले ही पता चल जाता है कि किस तरीके की इंजरी है और हमें इसमें क्या चीज़ें हैं जो करनी है और क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी होती हैं। नेक्स्ट है यूजफुल इन डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस ऑफ स्पोर्ट पर्सन। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी किस लिए यूजफुल होती हैं? ये फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा योगदान जो है देती हैं। फॉर प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी इज नीडेड। और पूरे जो प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसके लिए हमें इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी की जो है नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि एक्सटर्नल बॉडी जो है हमारी, आप मानिए जैसे कि फिजिकली फिट जब हम होते हैं एक्सटर्नली, जैसे कि हमारे मसल्स जो हैं, अगर कोई स्पोर्ट पर्सन या कोई नॉर्मल ह्यूमन भी जो है अगर वो एक्सरसाइज वगैरह करता है या प्रोटीन वगैरह का इनटेक करता है तो उसके वजह से जो है उसकी जो बॉडी है वो डेवलप होती है, उसका मस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है, मस्कुलर डेवलपमेंट जो है बॉडी का होता है और बॉडी एक्सटर्नल जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग दिखती है और मस्कुलाइन बॉडी जो है वो दिखती है। और इंटरनल बॉडी में भी जो है काफ़ी सारे डेवलपमेंट होते हैं, जैसे कि जो आपके ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं और अच्छे से परफॉर्म करते हैं। जैसे कि जो लंग्स हैं हमारे, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस जो हैं परफॉर्म करते हैं तो आपके लंग्स की जो एयर खींचने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर जो है हमें इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी दोनों की जो है नॉलेज प्रोवाइड होती है, जिससे जो हमें फिजिकल डेवलपमेंट में, बॉडी के फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा योगदान जो है प्रोवाइड करती हैं। तो इन सब चीज़ों से हमने जाना कि कैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक स्पोर्ट पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और इन सब चीज़ों के
मदद से एक स्पोर्ट पर्सन खुद को कैसे और ज़्यादा एक्सीलेंस जो है अपनी स्पोर्ट्स में और भी ज़्यादा एक्सीलेंस जो है वो गेन कर सकता है। तो ये पॉइंट्स हमारे जितने भी थे ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर जो है हमारे सारे ही पॉइंट्स थे। इन्हें हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया और समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक ज़रूरी जो बात है मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप राइटिंग अच्छी नहीं लिखती हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं। जब मैं खुद BA 3rd सेमेस्टर में जो मैंने ये पेपर दिए हैं तब मैंने ये नोट्स बनाए हैं। मैंने ये नोट्स ये सोचकर नहीं बनाए थे कि मुझे इन्हें यूट्यूब पर अपलोड करना है या फिर आपके साथ जो है शेयर करना है। मेरा बस ये मोटिव था कि मैं इन्हें खुद के लिए पढ़ने के लिए जो है मैंने नोट्स बनाए थे। इसलिए ना तो मैंने अच्छी राइटिंग लिखी है और ना ही मैंने इन्हें कुछ ज़्यादा ही सजावटी ढंग से लिखा है। इन्हें बस मैंने ऐसे लिखा था कि मेरे लिए जो आसानी से समझ सकूँ मैं, वो चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी हुई थी। तो देखिए, अगर मैं इन्हें दोबारा लिखने बैठती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट होगा मेरा भी। और फिर मैं वीडियो कैसे बनाऊँगी, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए भी टाइम चाहिए होता है और नोट्स बनाने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं इन्हें ऐसे ही जो है आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो उसके लिए अगर आपको राइटिंग का कोई इशू है तो आई एम सो सॉरी, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकती हूँ। लेकिन अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर बहुत अच्छी लगी है तो एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, ताकि आपका कोर्स जो है वो जल्दी ही ख़त्म हो सके BA 3rd सेमेस्टर के अंदर। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को। ये काफ़ी ईजी टॉपिक है जिसे समझना काफ़ी आसान है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।